देखो, जो भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको टैक्स पे करना जरूरी होता है। और सरकार आपसे कौन कौन से टैक्स लेती है, किस तरीके से लेती है, और आप उस टैक्स पे कैसे प्रॉफिट बना सकते हो, उस टैक्स के पैसे को कैसे बचा सकते हो। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि आप वाकई अपना जो टैक्स है उसको बचा सकते हो। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, और बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट में कुछ लॉसेस भी हो चुका होता है, तो उस लॉस को वो यहाँ पे प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज और इन सभी चीजों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं, और उस आसान भाषा में समझकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको आईटीआर फॉर्म क्यों भरना चाहिए और किस तरीके से भरा जाता है। तो देखो, हर साल अगर हम बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर सरकार ने बना रखा है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि एक ऐसा साल जो कि आपको जो भी वित्तीय लेन देन, जो ट्रांजैक्शंस हुए, जो आपने पैसा कमाया है, जो कुछ भी किया है, सरकार ने कमाया, कंपनियों ने कमाया, सभी अपना क्या करते हैं, हिसाब किताब करते हैं कि भाई इस साल मैंने इतना कमाया है। और कंपनीज होती है, उन्होंने डिसाइड करते हैं। सरकार भी आपसे जो पैसा लेती है टैक्स के रूप में, तो सरकार भी अपना हिसाब किताब बनाती है। सरकार बजट भी लेके आती है, जो कि अभी 23 जुलाई को आने वाला है। उसके साथ साथ देखो, सरकार इसी फाइनेंशियल ईयर में लोगों से आईटीआर फॉर्म फिल करने के लिए कहती है, और आईटीआर फिल फॉर्म किया जाता है। अब देखो, आईटीआर का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, है ना। सरकार अपने इनकम टैक्स रिटर्न का जो पोर्टल है, वहां पे आपसे बोलते हैं कि आपने जो भी पैसा एक साल में कमाया है उसके ऊपर एक टैक्स की लिस्ट बना रखी है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टैक्स स्लैब। इसमें देखो, टैक्स स्लैब में क्या होता है कि जिस बंदे ने जितनी इनकम की है, उस इनकम के अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स कौन सा लगेगा और कितना लगेगा, वो चीज बताई जाती है। तो आपने जो एक साल में कमाया है उसके ऊपर आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, क्या क्या चीजें की, वो सारी जानकारी आपको आईटीआर फॉर्म में बतानी होती है। और इस फॉर्म को फिल करना आपके लिए जिम्मेदारी रहती है। अगर आप फिल करते हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जिससे कि आपको हर जगह फायदा होने की संभावना है। अगर आप नहीं भरते हो तो भी देखो, सरकार है जो कि जिनको देखो टैक्स स्लैब में आते हैं उनको तो 100% भरना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे हैं जो कि टैक्स स्लैब में नहीं भी आते हैं और उनको ट्रेडिंग में लॉसेस हुआ है, तो उनको यहाँ पे आईटीआर फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रेडिंग में कुछ भी लॉसेस हुआ है तो उसे हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक चीजें आगे समझेंगे। बेसिक व्यू मैंने बता दिया है, ये आपको पता चल गया वीडियो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक चीजें बिल्कुल आसान भाषा में। एंड तक देखना, लाइक कर लो वीडियो को, ताकि ये जो सारी मेहनत है वो काम आ जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आईटीआर क्या होता है और टैक्स कैसे कटता है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, मान लो किसी बंदे ने एक साल में 5 लाख रुपए कमाए, ठीक है। अब जो 5 लाख रुपए कमाए, सरकार बोलेगी भाई ठीक है, तूने 5 लाख रुपए कमाए, बहुत अच्छा किया है, तो कुछ अपने देश के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा हमें दे दे, ताकि हम यहाँ पे जो भी हैं लोगों के लिए वो काम काज कर सकें, ठीक है। हालांकि इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो भाई 5 लाख के ऊपर यहाँ पे सरकार ये चाहती है कि भाई तू थोड़ा हमें 5% ही दे दे, ठीक है। तो बोली 5% तेरे अकॉर्डिंग तेरे को मेरे को देना है। फिर मान लो कोई दूसरा बंदा है, वो यहाँ पे कमाता है 15 लाख रुपए, तो सरकार उससे बोलेगी चल भाई एक काम कर, तू भी थोड़ा बहुत पैसा हमें दे दे, 10% या 15% के अकॉर्डिंग उसका भी यहाँ पे टैक्स भरना होगा, ठीक है। तो जो भी हम कमाते हैं उसके ऊपर सरकार अलग अलग तरीके से यहाँ पे टैक्स लेती है, और ये सब होता है टीडीएस के माध्यम से। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हर जगह लिंक्ड है, और उसी से अगर आप आईटीआर फॉर्म नहीं फिल करते हो, लेकिन आपने जो खरीदा बेचा कुछ भी किया है, सरकार के पास सारे फाइनेंशियल्स डेटा रहते हैं। और अगर आप आईटीआर फॉर्म जो कि 31 जुलाई लास्ट है, अगर नहीं भरते हो, तो फिर इनकम टैक्स आपके ऊपर नोटिस भेजेगी कि भाई आपने, आपका जो टैक्स है या फिर आपने जो ये फॉर्म है, अगर टैक्स नहीं भी बन रहा है तो भी आपने भरा क्यों नहीं है। तो ये चीजें जरूरी है। सरकार आखिरकार टैक्स लेती क्यों है, तो देखो, सरकार को बहुत सारे अपने कामकाज रहते हैं। अगर सरकार टैक्स ही नहीं लेगी तो सरकार के पास पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं होगा।
तो लेती तो है देखो हमारे से कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए सरकार अपना, काफ़ी अच्छी रोडें बनाए और लोगों को अलग अलग सुविधाएं मिलें, किसानों को हर सभी को कुछ ना कुछ हेल्प मिले, इसलिए सरकार अलग अलग इनकम सोर्सेज होते हैं। जीएसटी के द्वारा सरकार टैक्स लेती है, सेस लेती है, पेट्रोल डीजल के ऊपर वेट लेती है। हम 1 रुपए की भी कोई चीज़ खरीदते हैं, आज के दिन ट्रॉफी खरीद लो, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। तो टैक्स आप पानी की बोतल लेोगे तो भी देना है, चाहे आप कुछ भी करो, हर जगह आपका टैक्स है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न ये एक ऐसा टैक्स है जो आपने कमाया है उसके ऊपर लगता है। ठीक है, सिंपल भाषा में आप इतना समझ लीजिए कि जो भी खाने पीने की चीजें, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगता है। जिस रोड पे आप चलते हो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, और जो पैसा आपने कमाया उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये इस प्रकार से जो सरकार है आपसे सभी से पैसे लेती हैं और उनको अपना एक बजट पेश करना होता है। जो भी उन्होंने पैसा कमाया है उस पैसे को कहां कहां पे वो यूज करने वाली हैं, जो कि 23 जुलाई को हमारे यहाँ पे इंडिया का बजट आने वाला है। उस बजट में जो सरकार है वो अनाउंस करेगी कि इतना पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इतने करोड़ रुपए हम डिफेंस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वो करेंगे वो करेंगे, ये योजनाएं शुरू होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो पैसा है सरकारें यूज करती है। अब बात करते हैं, देखो इनकम टैक्स कितने रुपए पे लगता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, इनकम टैक्स के लिए देखो मैंने आप लोगों को बताया कि एक लिस्ट बना रखी है कि भाई जिस बंदे ने जितना पैसा कमाया उससे उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे ले लो। ठीक है, तो इनकम टैक्स के अंदर देखो आपको अलग अलग टैक्स रिजीम देखने को मिलेगी, और उस टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे। रिजीम का मतलब ऐसा समझिए एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो टैक्स होता है वो आपको पे करना होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो छूट मिलती है और बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में भी। तो अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स रिजीम, जो कि पुरानी लिस्ट है, उस पुरानी लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको टैक्स नहीं देने पड़ते हैं। अब वैसे तो टैक्स 2 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 5 लाख तक आपको देखो क्यों नहीं लगता है। उसके लिए आपको एक तो 50,000 का सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलता है कि भाई तूने 5 लाख रुपए कमाए ना, चल ठीक है, 5 लाख पे आपको 50,000 का टैक्स है वो माफ कर दिया जाएगा, जिसे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। उसके बाद आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस LIC का कुछ ले रखा होगा तो उसमें भी आपको ये छूट दे देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, वो हेल्थ इंश्योरेंस आपका ये सरकार आपको टैक्स में छूट दे देगी। फिर आपको और भी छूटें मिलती हैं जो कि सेक्शन 80C है, 24B है, उसके अकॉर्डिंग। फिर LTA और HRA होम रेंट अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी टैक्स लग रहा है उसके ऊपर ये बहुत सारे ऐसे छूट वगैरह और आपको तरीके होते हैं जिनसे कि आपका जो टैक्स है वो कम हो जाता है। तो अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करें तो जो टैक्स 2 लाख से आपका स्टार्ट होता है उसे आप इन टैक्स छूट की मदद से, इन एग्जम्पशंस की मदद से आप अपना पैसा बचा सकते हो। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि न्यू टैक्स रिजीम जो कि 2020 में सरकार ने इंट्रोड्यूस की, सरकार ने किया क्या है कि यहाँ पे एक नई लिस्ट बनाई। बोला कि यार थोड़ी पुरानी जो लिस्ट है ना वो थोड़ी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, तो लोगों को क्या करते हैं कि थोड़ा बेनिफिट देते हैं, नई टैक्स रिजीम बनाते हैं। तो देखो इसमें बहुत सारे लोगों का बेनिफिट है जिनकी इनकम 10 लाख से कम है, लेकिन जिन लोगों की इनकम 10 लाख से ज्यादा है उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम काफी सही है। अब नई के अंदर सरकार ने कहा है कि चलो 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना है। वैसे तो सरकार ने 5 लाख रुपए जैसे ही आपके हो जाते हैं उसके बाद 5% टैक्स कह रखा है, लेकिन ये जो 5% टैक्स है ये आपको इस प्रकार से जो डिडक्शन है ये मिल जाता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए से ज्यादा आपको ये छूट मिल जाती है टैक्स के अंदर। इन टैक्स बेनिफिट की वजह से आपका जो टैक्स है वो 7 लाख तक आपको माफ कर दिया जाता है। यानी अगर आप 7 लाख रुपए कमाते हो तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ चुके हो कि भाई जो दोनों टैक्स की लिस्टें हैं वहां पे हम 5 लाख रुपए तक अगर इनकम करते थे तो उसके ऊपर छूट मिला के कुल मिला के आज के टाइम पे अगर हम 7 लाख रुपए तक पैसा कमाते हैं
तो उसके ऊपर हमें टैक्स में बहुत सारी छूट मिलती है, उसकी वजह से जो हमारा टैक्स है नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं देखो कि इन दोनों लिस्टों में से कैसे यहाँ पे जो टैक्स है उसको सेटल किया गया और कौन सी लिस्ट आपको ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो देखो हम बात करें, कोई मान लो बंदा है जो, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि राहुल है, ठीक है। तो यहाँ पे राहुल अगर 2.5 लाख रुपए कमाता है तो उसको यहाँ पे कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा कमाता है तो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक उसको जो पैसा बनता है वो कितना बनता है, 2.5 लाख रुपए ही बनते हैं, है ना। तो 2.5 लाख के ऊपर उसका कुछ भी टैक्स नहीं है। फिर जो 2.5 लाख रुपए बन रहे हैं उसके ऊपर उसको 5% पैसा देना होगा, अगर वो ऑल टैक्स रिजीम का यूज करता है। अब मान ले कि भाई राहुल का जो है, जो भी इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा है, तो राहुल की अगर इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक बनती है तो जो पुरानी टैक्स रिजीम है उसके अकॉर्डिंग उसको 20% यहाँ पे टैक्स है वो पे करना होता है। लेकिन नई टैक्स रिजीम है उसमें क्या है, उसको 10% ही यहाँ पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है भाई, अगर राहुल 7.5 लाख से 10 लाख तक पैसे कमाता है तो यहाँ पे उसको जो टैक्स में छूट मिलती है वो यहाँ पे देखो पुरानी टैक्स रेट के अकॉर्डिंग तो 20% लगेगा, ठीक है। और नई टैक्स रेट के अकॉर्डिंग 15% ही टैक्स लगेगा। अब आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि भाई ये जो नई टैक्स रिजीम है ये काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें तो भाई टैक्स कम हो चुका है, जहाँ पे 20% है यहाँ पे तो 5% डायरेक्ट कम है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो एग्जम्पशंस मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो कुल मिला के अगर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, भाई सारा पैसा पे करना ही है। कुल मिला के अगर 10 लाख तक इनकम है तो न्यू टैक्स रिजीम बेटर है, अगर उससे कम है तो ओल्ड टैक्स रिजीम, आप उससे ज्यादा है 10 लाख से तो ओल्ड टैक्स रिजीम का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो अगर 10 से 12.5 लाख रुपए तक अगर राहुल की इनकम होती है तो उसको 30% टैक्स पे करना होगा, और 12.5 लाख से ऊपर आप जैसे ही क्रॉस कर देते हो तो फिर ये 30% टैक्स रहेगा। 15 लाख से ऊपर जो भी टैक्स करो, इसका मतलब आप 1 करोड़ कमाते हो तो उसके ऊपर देख लो 30% कितना बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो ऐसे नहीं लगता है टैक्स। क्यों नहीं लगता है, ये आपको 2.5 लाख से 5 लाख तक जो पैसा होगा उसके 5%, फिर आपका 20% लगेगा, फिर ये 20%, फिर आपका 30% चालू होगा। तो एक्चुअल आपका जो अमाउंट होगा यहाँ पे 1 करोड़ रुपए मान लो आपने कमाए हैं तो उसके अंदर से 12.5 लाख रुपए तक आपका जो टैक्स बनेगा वो 20% है, छोटा मोटा कटकुटा के। उसके बाद जो भी आपका पैसा होगा, यानी कि मान लो आपका 75 लाख रुपए है, उसके बाद आपका जो पैसा है उसके ऊपर यहाँ पे 30% पूरा का पूरा लगेगा, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट है, जहाँ पे 5% है, 2.5 लाख तक 5% में छूट मिल जाएगी, 5% लगेगा, तो ये इनकम के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये दोनों टैक्स लिस्टें आप समझ चुके हो। चलिए अब देखते हैं, देखो स्टॉक मार्केट में जो टैक्स है, ट्रेडिंग करते हैं उसमें बहुत सारे लगते हैं, लेकिन फिलहाल आप अगर कुछ कमाते हो ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टमेंट करके तो उसके ऊपर जो आईटीआर वाला टैक्स है वो आपको 2 तरीके का देना पड़ता है। देखो कोई सैलरी बंदा है जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी या फिर प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशन वाले हैं, हाउस प्रॉपर्टी वाले हैं, या फिर कोई भी आपका इनकम का अदर सोर्स है, ठीक है। इन सभी बंदों ने मान लो कुछ भी पैसा इन्वेस्टमेंट करके कमाया, कहीं से भी कमाया है, ठीक है। इनकी जो भी इनकम अगर बढ़ती है और कैपिटल पे कुछ भी कमाई होती है एक्स्ट्रा तो उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। चाहे आपने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ पैसा कमाया हो, ठीक है, चाहे आपने स्टॉक्स में कमाया है या फिर आपने म्यूचुअल फंड में कमाया है, ठीक है। ये सभी पैसे अगर आप कहीं से भी कमाते हो तो आपको आप ये 2 तरीके के टैक्स पे करने होते हैं। अब इन 2 तरीके से टैक्स में आपको कैसे पे करना है वो समझाता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे कि जैसे राहुल है, ठीक है, वो बंदे क्या करता है, राहुल की इनकम काफ़ी अच्छी है तो उसने 5 लाख रुपए एक स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। अब मान लो कि उस स्टॉक्स को वो लंबे समय के लिए रखना चाहता है तो उसने 1 साल से ज़्यादा के लिए अपने पास रख रखा है, यानी कि जहाँ पे 365 दिन होते हैं तो उसके जैसे ही 365 दिन हो जाते हैं
तो भाई उसको 1 साल माना जाएगा। अगर वो 1 साल बाद अपने शेयर्स को बेचता है, कभी भी कुछ भी बेचे, तो उसका जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 10%, जो भी प्रॉफिट कमाया होगा उसके ऊपर। तो मान लो भाई इस बंदे ने 5 लाख रुपए लगाए हैं और 1 साल में मान लो 1 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है। तो उस 1 लाख रुपए का 10% यानी 10,000 रुपए उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स पे करना होगा, ठीक है। 5 लाख लगा के 1 लाख कमाना और 1 लाख के ऊपर जो पैसा है उसके ऊपर टैक्स लगता है। फर्स्ट चीज ये। दूसरा है देखो, जो कि मैं खुद ही बोल देता हूँ, सुभाष, ठीक है। तो भाई ये बंदा है, ट्रेडिंग करता है, और इस बंदे ने पूरे साल काफी बढ़िया ट्रेडिंग किया, और उससे मान लो यहाँ पे 1 लाख का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। उस बंदे ने 1 लाख रुपए यहाँ पे कमाए, ठीक है। कितनी कैपिटल से कमाए, क्या कमाए, उससे मैटर नहीं है। यहाँ पे बात है भाई ट्रेडिंग से कमाए, ठीक है। अगर उस बंदे ने इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग की है या फिर यहाँ पे की है, तो यहाँ पे आपका जो टैक्स लगता है ना, वो इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि अगर आपने कुछ भी खरीदा बेचा है और उसको 1 साल तक होल्ड नहीं किया है, मैं आज खरीदूंगा आज बेचूंगा, तो वो तो मेरी ट्रेडिंग हुई ना। तो जो भी ट्रेडिंग से इनकम होती है उसके ऊपर 15% टैक्स आपका लगता है, 4% सेस एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। तो जहां पे राहुल ने 1 लाख रुपए कमाए थे, उसको कितना पैसा पे करना पड़ा था, 10%। 1 लाख के ऊपर तो 10,000 रुपए। और यहीं पे अगर मान लो मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, तो मेरे को यहाँ पे कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 15% प्लस 4% सेस, कुल मिला के यहाँ पे 19% मेरे को यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैंने अगर मान लो 1 साल में 1 लाख रुपए कमाए हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर में अंदर 19%, यानी कि मैंने 19,000 रुपए मेरे को टैक्स यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये दो तरीके के टैक्स होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म टैक्स जहाँ पे आप कुछ भी खरीदो बेचो, इंट्राडे ट्रेडिंग जो भी करनी है, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म टैक्स। वो जहाँ पे आप किसी भी शेयर्स को अगर खरीद कर 1 साल से ज्यादा, यानी कि 365 दिन होते हैं, आप 367 दिन भी कर लेते हो, तो वहां पे जो आपका 15% का ये जो टैक्स था, ये आपका हो जाता है 10%। यहां तक क्लियर है? चलो, तो ये दो टैक्सेस लगते हैं। उसके बाद भी अगर हम बात करें तो देखो इंट्राडे के अंदर बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसे एसटीटी कहते हैं। तो अभी देखो वो टैक्सेस बिल्कुल अलग पार्ट है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम जब ट्रेड लेते हैं तब कट जाते हैं। अब देखो, अगर आपको आईटीआर फॉर्म के बारे में ये जानना है कि भाई हमें कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल करना चाहिए, तो ये समझ लीजिए। देखो, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जिन लोगों ने सिर्फ स्टॉक मार्केट में अपनी जो कैपिटल गेन है उससे पैसा बनाया है, जो इनकम है उनकी, जो एडिशनल इनकम के रूप में जानी जा सकती है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी 1 साल में पैसा कमाया है, जो मेरी पार्ट ऑफ इनकम एक्स्ट्रा सोर्स है, इनकम सोर्स है ये, जैसे कि इन्वेस्ट कर रखा था, इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा यहाँ पे बढ़ा है, कुछ पैसा प्रॉपर्टी के यहाँ से बढ़ा है। तो इस प्रकार से अगर आपकी एडिशनल इनकम जो भी है, जैसे कि रेंट वगैरह है, तो इस एडिशनल इनकम को अगर आप आपके इनकम टैक्स के अंदर बताते हो, जिसे आईटीआर फॉर्म कहते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग आईटीआर फॉर्म फिल करने होते हैं, आईटीआर फर्स्ट, आईटीआर 2, आईटीआर 3। आप अगर यहां से पैसा कमाया है, आपको आईटीआर 2 का जो फॉर्म है उससे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आई होप आप समझ चुके हो। आपने अगर जो भी पैसा है, आपकी जो पूंजी है, वो पूंजी अगर बड़ी है ना, अगर आपकी पूंजी बढ़ चुकी है, तो उस बढ़ी हुई पूंजी को आप कहां पे सेटल करोगे, आईटीआर 2 का फॉर्म फिल करके, सीधी सी बात है। ओके, चलो। इफ यू शेयर बाई शेयर, अगर आप लंबे समय के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी शेयर्स खरीदते बेचते हो, तो फिर आपको आईटीआर 2 फॉर्म भरने होते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो गाइज ये आता है स्पेकुलेटिव, ठीक है। स्पेकुलेटिव आपका बिजनेस मान लीजिए, या फिर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। कुल मिला के बात यह है कि ऐसी चीज जहां पे आपको प्रेडिक्शंस या वो सारी चीजें होती है, तो जुए की तरह इस इनकम को
बिजनेस और जो है दोनों में कन्वर्ट किया गया है। कुल मिला के इसे स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर रखा गया है, जिसे बिजनेस इनकम भी कहा जाता है। बात सिंपल है, इसके अंदर आपको कुछ भी लॉस हुआ है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो, यानी आपका जो भी पैसा है उससे आप लॉस को 8 सालों तक आगे कन्वर्ट करते जा सकते हो। और जो लॉस है उसको मैं आगे बताता हूँ। आप इसके लिए ITR फॉर्म 3 फिल करोगे। आप अगर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो सिंपल बात है, ITR 3 फॉर्म आपके काम का है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि भाई टैक्स कैसे बचाना है। ठीक है, तो देखो टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि सबसे पहला अगर हम बात करें तो आप टैक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो सरकार क्या करती है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको क्या बेनिफिट देते हैं कि वो टैक्स और इन्वेस्ट कर ले, हेल्थ इंश्योरेंस कर ले, PF के अकाउंट बना ले, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैक्स डिडक्शन कैसे मिलता है, आपको बताया मैंने कि LIC का प्रीमियम पे ऊपर हमें छूट मिलती है, स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन मिलते हैं। इसी प्रकार से सरकार क्या करती है कि हमने जो पैसा कमाया है उसके अंदर हम सरकार को बता दें कि भाई मैंने तो टैक्स है और म्यूचुअल फंड खरीदा है थोड़ा सा, फिर हेल्थ इंश्योरेंस मैंने ले लिया है, LIC करा रखी है, तो उसके ऊपर क्या है कि हमें सरकार की तरफ से कि ठीक है यार चलो ये तुम्हारे खर्चे, यानी कि सरकार को हम अपने जो भी पैसा कमाया उसमें से अपने खर्चे बताओ, खर्चे के बाद जो पैसा बचता है ना उस पैसे के ऊपर हमें टैक्स देना होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें अपने जो खर्चे हैं वो खर्चे सरकार को बढ़ा चढ़ा के बता दो उसके ऊपर। अब बढ़ाना चढ़ाना कैसे है कि आपको, सरकार भी काफी इंटेलिजेंट है, ऐसे नहीं कि आप हर कुछ कर सकते हो। अलग अलग सरकार की कैटेगरी बना रखी है। सरकार हमें एजुकेशन के ऊपर देती है, तो आप अपने जो भी बाल बच्चे जो भी हैं एजुकेशन के ऊपर डिरेक्शन ले सकते हो। अपनी फैमिली के ऊपर कि भाई मेरे परिवार बड़ा है उसके ऊपर ले सकते हो। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग, तो मतलब सरकार ने ही कैटेगरी बना रखी है उसके अकॉर्डिंग, ना कि आप कुछ भी बता दो कि भाई मैंने 5 लाख कमाए 5 को उड़ा दिए तो मेरे पास पैसा ही नहीं बचा तो फिर मैं कहां से टैक्स भरूं। ऐसा नहीं होगा, एक क्लियर कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे प्लान बना सकते हो। अधिक जानकारी के लिए देखो आप CS से संपर्क कर सकते हो, जो कि आपको और भी ज्यादा मदद कर सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। अब हम बात करते हैं देखो कि स्टॉक मार्केट में और कौन कौन से तरीके हैं। देखो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट में ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपका जो टैक्स बना है ना उस टैक्स को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बचा सकते हो और कम कर सकते हो। ठीक है, बच्चा कॉम्बाइन गेन, आपने मान लो कुछ शेयर खरीदे हैं। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने यहाँ पे ITC का एक शेयर खरीदा है और उसके ऊपर मेरे को 1 लाख रुपए का बेनिफिट है, 1 लाख रुपए का मेरे को प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, दूसरा जो शेयर है, मान लो मैंने कौन सा खरीदा है, कोई सा भी पेनी स्टॉक, घटिया सा स्टॉक, कोई सा भी स्टॉक खरीदा है मैंने, कुल मिला के इस स्टॉक के अंदर मेरे को 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख का लॉस चल रहा है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, मेरा जो 1 लाख के ऊपर टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 10% बनेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर दोनों को सेटल कर सकता हूँ, और जो यहाँ में मेरे को लॉस हो रहा है उस लॉस को मैं क्या करूंगा, मेरे को जो टैक्स पे करना है ना उस टैक्स के अंदर ऑफसेट कर दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप, मैं पूरी चीज और आपको बता देता हूँ डिटेल से। चलिए, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको और भी इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपने जो भी पैसा कमाया है, ठीक है, उसमें से आपने 2 कंपनियां देखी है जिसमें कि एक में आपको लॉस हुआ है, दूसरे में आपको प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे आपकी जो चीज काम आती है कि आपका जो लॉस हुआ है ना उसको भी तो आप बता सकते हो। तो आपका कोई कैपिटल गेन टैक्स है, आपका कुछ टैक्स वगैरह बन रहा है, उस टैक्स को आप क्या कर सकते हो कि आपको पहले ये देखना है कि आपको लॉस कहाँ पे हुआ है। आपने जो शेयर खरीदा है उसे इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का अगर टैक्स हुआ है यानी कि आप ट्रेडिंग के अंदर लॉस हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म आपका जो कैपिटल गेन हुआ होगा उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो मान लो शॉर्ट टर्म के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट किया, कुछ लॉसेस किए, इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो आपका लॉस है और जो आपकी पोजीशंस हैं उसको आपको क्लोज करना होगा। लॉसेस वाले शेयर आपको बेचने हैं, अगर आपने कुछ भी शेयर्स खरीद रखे हैं तो जो लॉस हो रखा है उसको आपको बेच देना है। ठीक है,
उसके बाद जो पैसा आपने कमाया होगा, जो अर्निंग आपकी हुई है, उस अर्निंग में से जो लॉस होगा वो लॉस आपका माइनस हो जाएगा। जो आपने कमाया है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। मान लो 1 लाख रुपए कमाए, आपको 20,000 का लॉस हो रखा है, तो वो 20,000 आपके 1 लाख में से माइनस हो जाएंगे, तो आपका बचा 80,000 रुपये। तो आपका जो पैसा पे करना है वो 80,000 रुपये पे ही करना है, ठीक है। तो आपको कम टैक्स देना पड़ता है इससे, और आपका जो पोर्टफोलियो है उसे आप रीबैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कैपिटल गेन्स ऑफसेट करना है तो आपको रियलाइज लॉस बताना होगा, और उसे आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करके ही बता सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, तो दूसरा तरीका है यहाँ पे, एक मिनट, दूसरा तरीका यहाँ पे है हमारा सेट ऑफ योर लॉसेस। देखो ये भी सेम सिचुएशन है। अगर आपको कुछ भी ट्रेडिंग में लॉस हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, आपको आपके आईटीआर फॉर्म के अंदर उसको फिल करना है। आईटीआर फॉर्म फिल करना है, उसमें आपको जो ट्रेडिंग का जो भी चीज़ें होती है आपको बताते हैं, स्टेटमेंट वगैरह, वो आपको लगा देना है और फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देना है, ठीक है। जो आपका लॉसेस होगा वो आपको सेटअप, जो भी आईटीआर आप भरते हो, आईटीआर 2 है, 3 है, ठीक है। जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अगर किसी को लॉस हुआ है वो आईटीआर 3 भरते हैं, उसके अंदर उनको ऑफसेट लॉसेस का ऑप्शन मिलता है। तो उस ऑप्शन को वो सिलेक्ट करके 8 सालों तक जो भी उनको लॉस हुआ है उससे वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड का मतलब, आपको मान लो 1 लाख का लॉस हुआ है, उस 1 लाख का लॉस को आप 8 साल तक आगे आगे सिरका सकते हो। जब भी आपका कुछ टैक्स बनता है तो वो 1 लाख से माइनस होते जाएगा, जो आपका लॉस है वो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। और जो मान लो, देखो आज के दिन मैंने, आज के टाइम पे ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक है, कि भाई कोई बंदा है, राहुल ही ले लेते हैं, जिसने कि अपना 1 लाख रुपए यहाँ पे कमाए हैं, ठीक है। और उससे पहले उसने क्या किया था कि उसको लॉस भी हो चुका था, ठीक है। मान लो उसने 15% के आसपास या 25,000 रुपये उसने गंवा दिए, ऐसा समझिए 25,000 रुपये राहुल को नुकसान हुआ। अब 1 लाख रुपए उसने शॉर्ट टर्म में कमाए तो उसका टैक्स बनता है 19%, ठीक है। तो उसे मान लो कि आज के 3 साल पहले 25,000 का लॉस हुआ है, तो वो कैरी फॉरवर्ड करते आ रहा है, यानी हर साल आईटीआर भरता है और उस लॉस को वो क्या करता है, आईटीआर 3 फिल करके कैरी फॉरवर्ड करके ऑफसेट कर देता है। तो इसके जो कि भाई उसका लॉस आगे आगे चल रहा है, तो आज के टाइम पे वो 1 लाख रुपए कमाया, उसका 19% अगर टैक्स बना है तो वो 25,000 रुपए है वहां से माइनस हो जाएगा। तो उसे 19,000 रुपए नए पे नहीं करने पड़ेंगे, जो पुराना लॉस है उसमें से उसका टैक्स कट जाएगा और मजा ही मजे। कुल मिला के इस प्रकार से आप आपके टैक्सेस को बचा सकते हो, और भाई जो चाहो वो देख लो, ठीक है। आई होप मैं इस वीडियो में आपको काफी बढ़िया चीजें समझा दी है। आईटीआर फिल करने के लिए देखो आपको करना क्या है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आते हो, एंटर योर यूजर आईडी, आपको अपनी यूजर आईडी डालने के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर डालना होता है, या फिर आप यहाँ पे वापस अपनी आईडी बना भी सकते हो। आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, नाउ योर यूजर आईडी, ठीक है। तो जो भी लोग हैं उनको अपनी आईडी डालनी है और कुछ नहीं करना है। सैलरी एम्प्लॉय, सीनियर सिटीजन, फ्रीलांसर, एनआरआई, जो भी बंदे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़र आईडी डालते हैं, उसके बाद देखो आपका पासवर्ड वगैरह जो भी होंगे क्रिएट करने होंगे। तो देखो आपकी यूज़र आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी डाला आपने, उसके बाद आपको पासवर्ड बनाने हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप वापस अपने पासवर्ड बना सकते हो, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा असेसमेंट ईयर 2024-25, 31 मार्च से पहले आपको ये रिटर्न भर देना है। ईयर एंड होगा, सॉरी 31 जुलाई से पहले। यहाँ पे फाइल नाउ का ऑप्शन है, उसके बाद रिज्यूम फाइलिंग है। अगर आपने इनकम टैक्स भरते भरते कहीं रुक गए हो तो रिज्यूम फाइलिंग में आके वापस कर सकते हो, या फिर आप फाइल नाउ पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखो फाइल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सा ईयर है, मैं ईयर सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मोड आपको सिलेक्ट करना होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो आपको ये डिवाइस करना है कि आप हो कौन,
ठीक है। इंडिविजुअल, अगर आप व्यक्तिगत इंसान हो तो HUF, आप आपस में ज्वाइंट जो भी हो, अदर्स में जो मर्जी हो उसमें जाओ, और हम व्यक्तिगत हैं तो कंटिन्यू पे जाते हैं। फिर देखो आपको यहाँ पे यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड, हमें ITR फॉर्म को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरे को कौन सा सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ITR 3 सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हम तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर चुके हैं ना, तो हमारी ट्रेडिंग वहां पे चलती है, तो हमें ITR 3 सिलेक्ट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। अब ये कह रहा है कि चलो ठीक है आपने सिलेक्ट किया, प्रोसीड कर दो इसको, तो हम प्रोसीड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो बात आती है कि नॉट न्यू टेक्स्ट रिज्यूम इज द डिफॉल्ट, काइंडली कंपेयर टेक्स्ट एज पर न्यू ओल्ड टेक्स्ट बिफोर यू। हाँ, जब भी आप किसी टेक्स्ट को उभरते हो तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप ओल्ड टेक्स्ट रिज्यूम में जाना चाहते हो या फिर नई में जाना चाहते हो। तो ओल्ड नहीं, हमारी इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती तो हम ओल्ड सिलेक्ट करते, अभी हमारी 10 से थोड़ी कम है तो हम फिर न्यू में चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं है। अब देखो अपने जो भी ITR रिटर्न है उसको वैलिडेट करना है, उसके बाद अपन ने जो भी कुछ किया है उसको कंफर्म करना होगा, फिर लास्ट में होगा जो अपने को वेरीफाई करने का है। यानी कि अभी आपके यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगी, ये 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे इस ITR फॉर्म में। पहली प्रोसेस, उसके बाद दूसरे में आपने जो कुछ भी किया होगा उसको कंफर्म करना है, तीसरे में सिर्फ आपको सबमिट करना होगा। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। अब ये हमें सबसे पहले पूछ रहा है कि आर यू फिलिंग इन द इनकम टैक्स रिटर्न एनी फॉलोइंग रीजन, आप किस रीजन से पैसा पे करना चाहते हो, इनकम टैक्स क्यों भर रहे हो। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक्स एग्जम्पशंस लिमिट, फाइलिंग रिटर्न फॉर इनकम ड्यू टू फिलिंग, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिससे कि आप देख सकते हो। अगर इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है तो आप यस नो या फिर अदर्स पे जा सकते हो। जो भी आपको ये क्वेश्चन है, आप इस क्राइटेरिया में अगर आते हो तो आप यहाँ पे उसको अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है हमें कुछ और पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ सिविल कोड, फिर हमें जो इनकम है उस पर क्लिक करना है। यहाँ से अगर आपकी सैलरी है या जो भी आपने पैसा कमाया है या फिर आपको कुछ भी छूट वगैरह चाहिए कि भाई मेरे को कैपिटल गेंस इसके अकॉर्डिंग आ रही है, तो यहाँ पे उस पर टिक कर देना है, जहाँ पे नहीं करना हो वहाँ पे हटा दो, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा आपके सामने फॉर्म आ जाता है। उसके बाद आपको बिजनेस है कुछ तो आप बिजनेस में जा सकते हो। यहाँ पे देखो शेड्यूल ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट की यहाँ पे डिटेल और सारी चीज़ें अपडेट कर लोगे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन डिडक्शन कितना हुआ है वो जानकारी चाहिए, या फिर टैक्स कितना बन रहा है वो, और अदर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आपको अगर ब्रोकर का चाहिए कि भाई मेरे को कितना टर्नओवर हुआ है, कितना पैसा बना है मेरा टैक्स का, या जो लॉस है उसको कुछ भी आप बताना चाहते हो, आपको यहाँ पे जाना है आपके अकाउंट में, और आपको अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए देखो क्या करना है। एक मिनट, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट आ रहा है। स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट के अलावा यहाँ पे होगा यार, मोबाइल में आप जाओगे उससे अच्छा मिल जाएगा। मोबाइल में आपको कुछ भी अगर डिटेल चाहिए तो आपको मैं एक और वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, एक क्लिप में आपके मेल के ऊपर सारी चीज़ें आ जाएगी। आपने इस पूरे साल जो भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया लॉस किया, पूरा का पूरा स्टेटमेंट, और उसी स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे लगा देना है और बता देना है इनको कि भाई मैंने इतना कमाया, इतना लॉस हुआ, इसको मेरे को सेटल करना है। जो भी प्रॉफिट लॉस है वो सारी चीज़ें बस इनकम टैक्स वालों को शो कर देनी है, ठीक है। तो पहला आपको देखो यहाँ पे 26 शेड्यूल्स हैं जो आपको सिलेक्ट करने होते हैं, उनमें से इनकम, बिजनेस, डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, डिडक्शन कहाँ पे हुआ है, टैक्स कितना है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। 3 स्टेप्स में ये सारा काम आपको कर देना है। ओके, वीडियो 33 मिनट का हो चुका है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी होगी। हो सके तो मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता देना वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।